अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, हमारा शो भी देख रहे होंगे और आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जनाब आज वीकेंड है और आखिरी दिन क्योंकि ये वीक का होता है। हम सब ने अपना जो वीक है, पूरे जो 6 दिन होते हैं वो बड़े ही भरपूर तरीके से काम करके गुजारे होते हैं, अपने सारे ज़रूरी काम किए होते हैं और इसी वजह से आप भी और हम भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब भी वीकेंड आता है। तो हमें वीकेंड पर एक दिन रेस्ट इसलिए दी जाती है कि हम अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, घर वालों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हों जिनसे हम दोबारा से फ्रेश हो सकें। बहुत से लोग हैं जो आज के दिन भी ये सोच रहे होंगे कि जनाब वीकेंड पर अपना कौन सा काम मैंने पूरा करना है, कौन सा मेरा काम रह गया है, या वो इसी तरह इस दिन को भी गुजार देते हैं और सुकून नहीं लेते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, टाइम नहीं अच्छे तरीके से गुजारते हैं और उनके कई कई हफ्ते जो है ना गुजर जाते हैं मगर वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो एनर्जाइज नहीं हो पाते हैं। तो बेहतर यही होती है कि इस दिन जितना भी वक्त आपको मिल सके ना, अपने साथ एक तो आपने गुजारना है, अपने घर वालों के साथ जितना हो सकता है गुजारें, शॉपिंग करने चले जाएं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास, आप बाहर जा सकते हैं, आप शॉपिंग करने जाएं, घर में सबके साथ मिलकर टीवी देखें। आज तो वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, टीवी देखें या बच्चों के साथ मिलकर ढेर सारी बातें करें, उन्हें अपने बचपन की बातें सुनाएं, उन्हें अपने बताएं कि आप बचपन किस तरह गुजारते थे, तब वो वाला वक्त किस तरह गुजारा करते थे और अब वक्त किस तरह गुजरता है, तब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी जिनमें आप इन्वॉल्व होते थे और आज के दौर में बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो मेरा ख़्याल ये है कि आज के मुताल्लिक आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि आज भी बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, एक तो बच्चों के साथ बैठ के आप उनसे गुफ्तगू करें, उनसे पूछें, तो ताकि उन्हें पता चले, उनसे थोड़ी आपस में बातचीत करें, कॉन्वर्सेशन करें, उन्हें अपना बताएं, आप उनका सुने, पूरे हफ्ते का अहवाल उनसे पूछें कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, नेक्स्ट वीक में उनके क्या क्या गोल्स हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक ही दिन हमें मिलता है, हमारे पास होता है जिसमें हमने ढेर सारे काम करने होते हैं, उसमें हमारा माइंड इसी तरह चल रहा होता है कि जनाब हमने ये भी काम करना है, हमने वो भी काम करना है। तो थोड़ा सा रुक जाया करें, थोड़ा सा अपने आप को सुकून में लेकर आया करें, थोड़ी सी ब्रेक लिया करें, थोड़ी सी अपनी लाइफ में ना, ख़ास तौर पर जब ये वीकेंड आता है तो अपने लिए टाइम निकालें, ख़ुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के हवाले से और किस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर काम करता है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से जानना शुरू कर देंगे तो आप कहीं पर भी अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं और अच्छी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और वहाँ पर जाके अपना अच्छा मकाम भी बना सकते हैं। हमने ये क्योंकि सीरीज़ शुरू कर रखी है कि हर सैटरडे को हम आपकी मुलाकात कराते हैं, फवाद साहब से जो कॉर्पोरेट ट्रेनर है वो हमें बताते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया कि CV किस तरह बनानी है, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेटर किस तरह लेना है कि आप अपॉइंट हो जाते हैं तो फर्स्ट 90 डेज आपने वहाँ पर किस तरह गुजारना है, आपने नेटवर्किंग किस तरह बनानी है, बॉस के साथ आपका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, देन आपने जो है ना लोगों के साथ बिहेवियर किस तरह करना है, फिर आपने जनाब पॉलिटिक्स, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उससे किस तरह बचना है, लेग पुलिंग अगर कोई कर रहा है, बॉस को जाके शिकायतें लगा रहा है तो वो आपने किस तरह करनी है। आज हमने बताना है कि आपने वहाँ पे रहते हुए प्रमोशन किस तरह हासिल करनी है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो हमारे साथ एम फवाद साहब मौजूद हैं। फवाद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, बड़े ही इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं हम, जहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप कह रहे हैं कि प्रमोशन मिल सकती है, कैसे मिलेगी? ये तो बुनियादी सवाल है मेरा कि नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रमोशन में कैसे मिलेगी? वेरी गुड क्वेश्चन, और यकीनन ये बड़ा बुनियादी की क्वेश्चन कहना चाहिए इसको। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको और जागो की टीम को मुबारक दूंगा कि बड़े ही स्ट्रक्चर्ड अंदाज से कोई भी शख्स चाहे यूट्यूब पे ये देखेगा तो उसको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस थ्रू। अच्छा, हम अगर करें बात के जब जो जॉब्स नहीं हैं तो प्रमोशन कैसे होगी। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम इसको कैटेगराइज करें, जॉब हासिल करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो और हैं,
आपको सस्टेन करने के लिए चाहिए, जो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं कि हासिल करने के लिए क्या करना है, फिर आपने सस्टेन कैसे करना है, पॉलिटिक्स को कैसे काउंटर करना है। ये अब तीसरा लेवल है, ये है कि आप जॉब पर हैं और आपने पॉलिटिक्स भी मैनेज कर ली, अब आपको अपवर्ड जाना है। ये हॉरिजॉन्टल तो आप कर ही रहे हैं ना नेटवर्किंग वगैरह के जरिए, अब आपको वर्टिकली ग्रो करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो ये उसका मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे करते हैं। तो टू स्टार्ट विद, आपको जब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक की पॉइंट है जिसको हम हमेशा, मैं अगर कहूँ एक साइड पे हम रखें, वो जो सिफारिश और इस तरह के कल्चर्स हैं उनको साइड पे रखें। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, एक साल पूरा है, जब हम अप्रेजल की, इसको हम अगर टेक्निकली कहें तो ये अप्रेजल है, यानी आपने जनवरी से लेके दिसंबर तक जो परफॉर्म किया है, हर कंपनी के मुख्तलिफ हैं, कुछ का 3 मंथ्स का होता है, कुछ का 6 मंथ का, कुछ का साल का, मोस्टली एनुअल होता है। तो आपने जो पूरे साल में अचीव किया है, अब ये टाइम है जिसमें आपने अपने मैनेजर के साथ बैठ के उसको डिस्कस करना है, और आपको एक समझ लें तकरीबन 10-1 मिनट में पूरे साल की अचीवमेंट्स को उनके सामने प्रेजेंट करना है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कैसे, आई सजेस्ट कि द बेस्ट वे टू डू इज़, अब आगे इंशाल्लाह ये महीने शुरू होने वाले हैं जनवरी से ऑनवर्ड्स, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में ये अप्रेजल्स हो रही हो, उसमें आप हर मंथ सबसे पहले तो ये करें कि अपने बॉस के साथ बैठ के कंपनी का और अपना ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स, ये डिस्कशन से कर लें कि मेरा रोल क्या है, आगे मुझसे 1 साल में क्या एक्सपेक्टेशंस की ली जा रही हैं, मुझे क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव करना होंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी उसमें मुझे क्या फैसिलिटेट करेगी, कोई ट्रेनिंग मुझे देगी या मुझे किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट करेगी ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं, पीपल मैनेजमेंट सिखाएगी वगैरह वगैरह। तो ये कॉम्बिनेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर में कि एक कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि कंपनी का मजे की बात है, हर दफा सुना जाता है कि हालात बड़े खराब है। हाँ। मैं अपनी पैदाइश से ये सुन रहा हूँ कि हालात बड़े खराब है। हाँ। तो लेकिन आप देखें कोविड के ज़माने में बहुत सी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, डबल का मतलब 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स प्रॉफिट शो किया है उन्होंने। तो हाँ, अगर वहां पर एम्प्लॉई ने प्रमोशन नहीं उसको मिली तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं आप उनके साथ। हाँ, लेकिन इसका अगर उनकी जिम्मेदारी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास अपने पास लिखा हुआ लेकिन क्या सब ये भी हो सकता है ना कि अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो बॉसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं जो आपकी गलतियां हैं वो बताते नहीं है और नोट डाउन करके रख लेते हैं, और क्या वो भी चीजें फिर एट द एंड और लास्ट जो है ना डेज में जब आपकी प्रमोशन आ रही होती है उसमें फिर वो उनको हाईलाइट किया जाता है और आपकी प्रमोशन रोक दी जाती है। ये बहुत ज्यादा होता है, मैं मैनिपुलेटिव बॉसेस इनको कहता हूं, जो जिनका काम है कि जब आपने गलती की, जो आप करेंगे, काम करेंगे तो गलती करेंगे, हाँ, उनकी ड्यूटी है कि वो उसको करेक्ट करें, और कहते हैं कि जब आपको क्रिटिसाइज इन पर्सन एंड अप्रिशिएट इन पब्लिक, सही है, प्रेज इन पब्लिक, आपने लोगों में अप्रिशिएट करना है और क्रिटिसाइज आपने अकेले में करना है, हाँ, ताकि वो ग्रो कर सके। लेकिन अगर आपका मतवा नजर ये है कि मैं इसकी इतनी ठुकाई करूं और ये ऐसा हो जाए और इसको जलील कर दूं, गॉड फॉरबिड अगर मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो फिर यू आर नॉट द राइट बॉस। बट समहाउ अगर एज एन एम्प्लॉई मैं उनको रिपोर्ट कर रहा हूँ जिनकी ये आदत है, फिर मुझे ये करना है कि वो भी लिखेंगे ना, अगर लिख रहे हैं उन्होंने असल में जब ये काम किया तो प्रोफाइलिंग की हुई है, जिसको हम कहते हैं दलदल तैयार की हुई है, आप जिसमें धंसते चले जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजें लिखनी है, एक अपनी अचीवमेंट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी साल के शुरू जनवरी से, आपने मतलब फर्स्ट डे से जो अचीवमेंट्स आपने की हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, इवन आपने अगर लेट्स से मैंने और आपने इकट्ठे परफॉर्म किया और एक जैसा भी किया है तो भी आप लिखेंगे उसमें, ताकि ये ना हो कि आपको दिसंबर में पता चले कि जनवरी में उसने ये किया था और आप ब्लैंक बैठे हो कि मैंने तो पता नहीं क्या किया। सो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट डाउन योर अचीवमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे आपको लगता है कि यार गड़बड़ हो सकती है तो आप ये मेंशन करें कि ये गलती जो हुई थी उसको आपने रिकवर कैसे किया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया। इसमें मैं कहता हूँ, आपको याद होगा हमने एक दफा डिस्कस किया था सेल्स पिच, सेल्स के सेगमेंट में इंशाल्लाह करेंगे भी। सेल्स पिच मैटर्स अ लॉट, जो होती है आपकी 30 सेकंड्स टू 3 मिनट्स, सिचुएशन के मुताबिक वेरी करती है। उन 30 सेकंड्स में आप बताते हैं कि मैंने क्या काम अच्छा किया है। देखें, आपके पूरे साल के परफॉर्मेंस के लिए आपको 3 से 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट ही मिलेंगे, हाँ। सही है, वो आपने प्रेजेंट करनी है। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपने लिखा नहीं, नंबर 1, नंबर 2, आपने बॉस के साथ डिस्कस करने को पहले मिरर नहीं किया हुआ, यानी आपने किसी दोस्त से कहना चाहिए, मैं जैसे कहता हूँ कि जैसे आप मीटिंग्स करते हैं ना या सेल्स करते हैं तो या इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, तो आप अपने दोस्त को कहते हैं यार मुझसे ये सवाल करो, हाँ, तो उसके सामने रखें कि मैंने ये 2-3-4 ब्लंडर मारे हैं तो मुझसे डिस्कस करो ताकि मैं इसकी एक
अच्छी सेल्स पिच और अच्छा एक कवर बना के चल लेकिन हमारे यहाँ पे माइंडसेट ये बना हुआ है ना कि अगर हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो बॉस के बहुत करीब होते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं, जो हर चीज़ जाके बॉस की ईयर भी होते हैं और आंख कान नाक सारा कुछ होते हैं, तो हमारा ये होता है कि प्रमोशन मिलेगी तो उन्हीं फेवरेट बंदों को प्रमोशन मिलेगी। उसमें फिर हम कैसे अपना नाम बना सकते हैं या अपनी जगह बना सकते हैं जब वहाँ पे फेवरेटिज्म इतना चल रहा होगा? देखें, एक ना बड़ा अच्छा शेर है, आई थिंक साहिर लुधियानवी, यस साहिर लुधियानवी का, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। भाई देखिए, इफ़ यू नो कि आपका इतना सारा कुछ आपके पास 4 लोग पीछे हैं, बॉसेस भी आपके साथ हैं और आपके प्रमोशन हो जानी है, तो फिर तो आप ठीक है उनके साथ चलते नहीं। लेकिन जब आपके पास टोटल स्ट्रेंथ ये है कि पावर है आपके पास, एक आप काम अच्छा कर सकते हैं, दूसरा आप नेटवर्क अच्छा कर सकते हैं, तो उस नेटवर्क को यूज़ किस तरह से करें कि जो आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट करें। हमारे एक कोलीग हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ इतना सा बताता हूँ, एक सीनियर थे हमारे, वो बड़ी अच्छी बात करते थे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को काउंटर करते हुए, प्रमोशन लेते हुए। उन्होंने कहा कि यार जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो आप एक हाथ से काम करें, दूसरे हाथ से ढोल बजाएं, कि पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं। कोई एडवर्टीजमेंट हो, कोई इवेंट हो, आप मैनेज कर लें कि यार हर 2 महीने के बाद या हर तीसरे महीने आपने एक बड़ा इवेंट करना है, इट हैज टू अ बिग वाव, यानी लोगों की नजरों में आए, लोग देखें कि यार ये क्या हो रहा है, कोई जिसको कहते हैं बड़ा छक्का मार दिया, तो आप इस तरह का काम करें ताकि नजरों में आए। तो जब आप साल के एंड पे अपने बॉस को शो कर रहे होंगे कि ये 6 काम मैंने ऐसे किए हैं और मेरे साथ जो 10 लोग काम कर रहे हैं उनमें से ऐसा काम किसने नहीं किया, डोंट बेटर अदर्स, लेकिन अपना कम से कम इस तरह प्रेजेंट कर जो आपने वो लिस्ट किया हो, एटलीस्ट नोट किया हो कि मैंने ये बताना है। अच्छा, अब ये है कि एक ऑफिस में बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स होते हैं, मुख्तलिफ काम अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। अब हर किसी की प्रमोशन तो नहीं हो सकती फवाद साहब, लेकिन इंक्रीमेंट भी नहीं लगता है और अच्छा इंक्रीमेंट भी नहीं लगता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा तो एटलीस्ट आपका इंक्रीज कर देना चाहिए आपका सैलरी पैकेज या जो भी इंक्रीमेंट लगता है। ये भी नहीं होता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको अपने जो काम आपने किया है वो प्रेजेंट करना नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें भी ये है कि ढोल बजाना है? ढोल बजाना है। इस तरह से देखें, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको जैसे अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए ना। लिमिट का मतलब है कि आप क्या काम अच्छा करते हैं, उसको प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस काम के लिए ज़रूरी है कि आपको बॉस के भी लिमिट्स का पता हो। लिमिट्स का मतलब क्या है? देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में अमूमन जब ईयर एंड पे ना एक बकेट आती है बॉसेस के पास। बकेट का मतलब है उसको बताया जाता है कि यार इतने पैसे हैं जो आपने अपने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इंक्रीमेंट्स के जरिए। अच्छा, राइट, तो वो कितने पैसे हैं ही नोज, और समटाइम्स ये होता है कि उसको भी वो ग्रेडिंग करने के बाद पता चलता है। तो वो ग्रेडिंग जो होती है उस पर डिपेंड करती है इंक्रीमेंट। तो अगर आपने काम किया है और उसको अच्छा निगोशिएट करते हैं, एक कोटेशन है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, अमूमन ये कहा जाता है, ये शायद वेस्ट में चलती होगी। अच्छा, यू गेट व्हाट यू निगोशिएट, ये दूसरी कोटेशन है उसके पैरेलल। तो आपको अगर निगोशिएट करना अच्छा आता है तो आपकी इंक्रीमेंट भी बेहतर हो सकती है और आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपकी प्रमोशन, अदरवाइज आप वही लोअर रह जाएंगे, फिर आप वहीं रह जाएंगे, फिर आप अपनी मदद आप भी नहीं कर सकते हैं, फिर ये कंडीशन बन जाती है। बिकॉज इतने ज़्यादा वो सारी सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली जाती हैं, तो फिर आप उसको सही करने में काफ़ी साल गुजार जाते हैं। फिर आपको होश नहीं होती कि इंक्रीमेंट भी चाहिए या प्रमोशन भी हमें चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। एम फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में हम सबकी ख़ास तौर पर यही कोशिश होती है कि हमारी स्किन अच्छी नज़र आए, हम लोग डल नज़र ना आए। बिकॉज सर्दियां आती हैं तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ पाँव की स्किन डल होना शुरू हो गई है, हमारा फेस जो है वो डल होना शुरू हो गया है, स्किन बड़ी काली जिसे कहा जा रहा है कि वो हो गई है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए। घरों में भी हम बड़े टोटके कर रहे होते हैं कि किस तरह हम लोगों ने अपना कॉम्प्लेक्शन जो है, स्किन कॉम्प्लेक्शन, उसको बेहतर बनाना है। दूसरा, अगर देखा जाए तो हमारी ट्रीटमेंट्स भी बहुत ऐसे आ चुके हैं जिनसे आप अपने
स्किन के कलर को बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को एक्ने प्रॉब्लम होती है, एक्ने स्कार्स होते हैं, उसकी वजह से भी उनकी स्किन डल लगना शुरू हो जाती है। तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमारे पास मार्केट में आ चुके हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। बड़े ही रिनाउंड पर्सन डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनको आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं और उनका क्लिनिक भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो उनसे आज हमने बात करनी है। डॉक्टर वारिस अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर वारिस, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ठीक है आप डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसी गर्मियाँ आती हैं तो क्यों हमारी स्किन डल होना शुरू हो जाती है? क्या वजह है कि हाथ पाँव भी काले लगना शुरू हो जाते हैं, इवन दो कि हमारे फेस की स्किन भी डल होना शुरू हो जाती है? अच्छा, गर्मियाँ या सर्दियाँ? हाँ, आपका क्वेश्चन गर्मियों के मुतालिक है या सर्दियों के सर्दियों के हाँ, मुतालिक? क्योंकि सर्दियाँ आ रही है ना अभी। ठीक हाँ, है। उसके मुतालिक। अच्छा जी, सर्दियों की क्योंकि आमद है, इसमें सबसे पहली वजह ये होती है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। अच्छा। ड्राई एयर होती है, वो जो हमारी स्किन का जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, सीबम और वाटर, वो वेपोरेट हो जाता है, तो हमारी स्किन ड्राई और डल लगना शुरू हो जाती अच्छा, है। ठीक तो है। उसके लिए आपने स्पेशल केयर करनी होती है सर्दियों के मौसम में। एक तो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली अपनी स्किन को हाइड्रेट करना होता है पानी पीने से, और ऐसी चीज़ें खानी है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करें, प्लेंटी ऑफ वाटर्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेटिंग सीरम यूज़ करना है अपनी स्किन पे, ताकि वो हाइड्रेट रहे और मॉइस्चराइज रहे। अच्छा, ठीक और है। आपने जो हॉट शावर्स हैं उनसे अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा। अगर आप हॉट शावर्स लेंगे तो उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ओके, मतलब हॉट शावर जो गर्म पानी के साथ हम लोग शावर्स लेते हैं वो नहीं लेना। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये तो चले हो गया, इस पे ज़्यादा बात भी करेंगे आगे, लेकिन खूबसूरत स्किन है क्या? मतलब क्या है डेफिनेशन खूबसूरत स्किन की? आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्या है खूबसूरत स्किन? ये जी बहुत ही आपने अच्छा और बेसिक सवाल किया है। बहुत ज़्यादा बात होती है जी खूबसूरत स्किन, खूबसूरत स्किन कि क्या है खूबसूरत स्किन? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैं सारे लोगों को कहूँगा कि इसको ठीक करें। जो मिथ है कि सिर्फ गोरा रंग खूबसूरत है, जबकि ऐसा नहीं है जी। जो खूबसूरती है वो हैप्पी और हेल्दी स्किन से रिलेटेड है। अब मैं बताऊंगा कि हैप्पी और हेल्दी स्किन क्या है। हैप्पी और हेल्दी स्किन वो है जिसमें प्रॉपर मॉइस्चराइजर है, हाइड्रेशन है, आपकी स्किन फर्म है, उसमें प्लम्प है, स्किन के ऊपर ग्लो है, और वो किसी भी प्रॉब्लम से पाक है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको स्किन में एक नेचुरल शाइन, एक नेचुरल स्मूथनेस और एक नेचुरल सिल्क टच फील होगा। ये है एक खूबसूरत स्किन। ओके। हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा अपनी स्किन की सेहत पे तवज्जो दें। रंगत अल्लाह ने एक स्पैन बनाया हुआ कलर्स का, वो वाइट, मिल्की वाइट से शुरू होता है। मिल्की वाइट, वाइट, एलमंड कलर, लाइट ब्राउन, ब्राउन एंड ब्लैक, ये स्पेक्ट्रम है स्किन कलर्स का जो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। तो जिस इंसान के पास जिस रंगत की भी स्किन है, वो उसको अगर हेल्दी करेगा तो वो खूबसूरत नजर आएगा। ओह वाओ, मतलब लेकिन जैसे हमारी स्किन में ना पैचेस पड़ जाते हैं, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है डिफरेंट, मतलब हम लोग अगर वाइट भी हैं तो कहीं पे ब्लैक पैच, लाइट ब्राउन सा पैच पड़ जाता है, वो क्या है और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? वो बहुत बुरा लगता है, खासतौर पर लड़कियां जो है ना वो कंसर्न होती हैं कि हमारे कोई फेस पे कोई छाई ना पड़ जाए, कोई ऐसा पैच ना पड़ जाए जो बहुत ज़्यादा विजिबल हो और वो बुरा लगे। हाँ जी, जो लाइट स्किन कलर लोग हैं, फेयर कलर लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि बाज़ दफ़ा ओवर सनलाइट एक्सपोजर की वजह से उनकी स्किन में जो मेलानोसाइट हैं, जो हमारे मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, रंगत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर है वो फोकल, वहाँ से रंग ज़्यादा पैदा करना शुरू करते हैं, जिसके नतीजे में आपका फ्रैकल बन सकता है, तिल बन सकता है, जिसके नतीजे में छाई पैदा हो सकती है, जिसके नतीजे में आपकी अनइवन स्किन पैदा हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप ज़्यादा धूप में, तेज रोशनी में और सेक में ना जाएं। लेकिन अगर आपकी रूटीन ऐसी है, जैसे आपकी रूटीन है, आप इतनी तेज लाइटों में बैठी हैं, तो आपने सन ब्लॉक जरूर इस्तेमाल करना है। इसी तरह वो लोग जिनका सनलाइट एक्सपोजर है उनको सन ब्लॉक जरूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा उन्होंने विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है।
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और ये छोटे मोटे प्रॉब्लम से बची रहे। बचा रहे। अच्छा, जिससे मैं बात की थी, फेस पे तो हम लोग बड़ी केयर कर लेते हैं, हाथ पाँव का हम लोग इतना नहीं देखते हैं, खासतौर पर सर्दियों में भी जब काले हो जाते हैं तब हम कहते हैं ओहो ये तो काले हो गए, अब जरा मैनी पेडी करा के आते हैं। लेकिन घर में हमें फिर क्या जो है ना इसके हवाले से करना चाहिए? टोटके अगर कह ले, अगर हम बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, तो किस तरह बेहतर कर सकते हैं? दूसरा, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है डॉक्टर वारिस, उनकी जो हील्स होती हैं एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हाथ और पाँव काले क्यों होते हैं सर्दियों में। क्योंकि सर्दी होती है, हमारी ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं हाथ और पाँव, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स कम होती है, और जिस वक्त सर्दी आती है तो ब्लड सप्लाई मज़ीद कम हो जाती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि आपकी अंदर की बॉडी की जो हीट है वो ना लूज हो जाए सारी। तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की बायस ब्लड सप्लाई कम हो गई। अब आपकी स्किन वहाँ से, अगर आप एक ड्राई एनवायरनमेंट में हैं तो वो आपकी एक स्किन ड्राई हो जाएगी। वो जिस वक्त भी स्किन ड्राई होती है तो वो डार्क और डल नजर आनी शुरू हो जाती है। हाँ। ये सबसे पहली वजह तो ये है। अब इसका पहला तरीका ये है कि अगर नॉर्मल सी ड्राइनेस है तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेट करना है, आपने कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम लगानी है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो यू मस्ट वियर ग्लव्स एंड सॉक्स, दस्ताने पहने, पाँव को गर्म रखें, हीट के पास हाथों पाँव को मत लेके जाएं। होता ये है कि पहले ही आपके हाथ ड्राई हुए हैं, पाँव ड्राई हुए हैं, लोग और ज़्यादा हीटर के पास बैठते हैं, स्किन को गर्म करते हैं, उससे मज़ीद ज़्यादा वो एग्रीवेट हो जाती है उनकी ड्राइनेस। अगर ये सारा कुछ हो गया है तो अब क्या करना है? अगर हो गया है फिर आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें कम से कम 10 मिनट तक अपने हाथ और पाँव को डिप रखें। उसके बाद उनको अच्छी तरह से साफ करें। इसके अलावा अगर आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि एड़ियाँ फट गई हैं, ड्राई हो गई हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो घरेलू टोटका है वो ये है, नमक या चीनी लेके उसको ऑलिव ऑयल में या हनी में मिक्स करके मसाज करें अच्छी तरह हाथों और पाँव का, स्क्रब करें। इससे आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन मिलेगी और एक्स्ट्रा जो डेड स्किन है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। हील्स पे भी यही करें? हील्स पे भी ये करें, लेकिन अगर हील्स पे क्रैक आ गए हैं, वहाँ पे पेन होनी शुरू हो गई है, नाउ यू नीड अ डॉक्टर। उसके लिए उससे पहले आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, वो है वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली। आपने जेनरसली रात को अच्छी तरह वैसलीन लगा के पाँव में सॉक्स पहन लेनी है। ठीक है। तो उससे ये चांस है कि वो आपके नरम हो जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे। लेकिन अब आपने डॉक्टर के पास किस वक्त जाना है? अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कट आ गया, वहाँ पेन शुरू हो गई, और अब अगर आपने इसको ट्रीट ना किया तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब इन्फेक्शन होगा तो फिर मामला बढ़ जाएगा। तो इससे पहले आप लोगों ने खुद से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं जो डॉक्टर वारिस ने हमें बताए हैं कि आप वैसलीन लगा सकते हैं, आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कट्स आ गए हैं, डीप कट्स हैं जिसमें पेन बहुत ज़्यादा है या खून निकलना शुरू हो गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इससे पहले कि उधर इन्फेक्शन हो जाए। तो डॉक्टर वारिस अनवर हमारे साथ मौजूद थे, एस्थेटिक फिजिशियन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें जो कवर अप करने की कोशिश की है कि किस तरह हमने अपने हाथ और पैरों को ख़ास तौर पर जो है ना वो खूबसूरत बनाना है, क्योंकि लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे हाथ पैर जितने खूबसूरत हो ना उतना अच्छा होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, माओं की सेहत के हवाले से भी और बेबीज़ के सेहत के हवाले से भी, क्योंकि जैसे ही बर्थ होती है, बच्चा पैदा होता है तो कुछ चेंजिंग्स आ रही होती हैं। ऑब्वियसली बच्चा जब इस दुनिया में नहीं आता तब भी माँ की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती है और आफ्टर बर्थ भी। और हम लोगों ने एक टर्म सुनी हुई है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम, जिसे पीरियड कहा जाता है, कि उस पीरियड में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, बच्चा भी होता है, उसकी टेक केयर भी करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ माँ की अपनी टेक केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी बॉडी दोबारा से वापस आ रही होती है, हार्मोन चेंज होते हैं, देन आपने किस तरह की पानी का इंटेक क्या करना है, मेडिसिन किस तरह की खानी है, खाना किस तरह का खाना है, डाइट किस तरह की लेनी है, ये भी जानना बेहद लाजमी होता है, वो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे
साथ इन कॉन्वर्जेशन है डॉक्टर समीना खुर्शीद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि ये पोस्टपार्टम पीरियड होता क्या है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो सुना है हमने, लेकिन पोस्टपार्टम पीरियड भी क्या वही चीज़ है या कुछ अलग है? डॉक्टर समीना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग मी। डॉक्टर समीना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम पीरियड अलग चीज़ है, ये एक ही है? दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ अच्छा। है। पोस्टपार्टम पीरियड इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड जो कि आपका डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। वो 40 डेज, जिसे हम छिले का पीरियड कहते हैं, ओके, वो पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, जिसमें मदर्स डिप्रेस हो जाती हैं। उसकी पे डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो क्या किस तरह से मूड स्विंग्स और वो जो चीज़ें हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो पोस्टपार्टम पीरियड इज़ बेसिकली द छिले का पीरियड, जो कि 40 डेज आफ्टर द डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन, उसको हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो उसमें एक तो बेबी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर माँ सेहतमंद रहेगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। तो माँ की किस तरह टेक केयर करनी चाहिए, कितना इनटेक उसे पानी का करना चाहिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन किस तरह की उसे करनी चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊंगी कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो सब लोगों की कंसंट्रेशन मोस्टली बच्चे की तरफ हो जाती है। माएँ इस सिचुएशन में थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाती हैं। अब बहुत सारे घरों में ये एक ट्रेंड है कि वो कह देते हैं कि पानी ज़्यादा नहीं पीना, पेट बाहर निकल आएगा, वाटर इनटेक अपना रिस्ट्रिक्ट करें। फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसमें नुकसान में क्या होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो हार्ड स्टूल पास करना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से टीयर्स आ जाते हैं, हेमरॉइड्स बन जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाती है। अच्छा। मतलब मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाती है वाटर इनटेक कम करने से। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपने लिक्विड इनटेक अपना अच्छा रखना है कि यूरिन भी आपको फ्लो के साथ हो, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। 8 से 10 ग्लास जो आपकी नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट है, टमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो पेट बाहर निकलने वाली स्टोरी है वो तो लेगी पूरा अपना टाइम। यूट्रस का साइज आफ्टर डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी फ़ौरन अपनी जगह पे वापस नहीं आता, वो लेता है टेक्स टाइम ना 6 वीक्स, यानी 40 डेज से लेके 3 मंथ्स तक टाइम पीरियड लेता है। जो बच्चा डिलीवर हो जाए तो यूट्रस अपनी जगह पे वापस जाए। तो उसके वो टमी उसकी वजह से बाहर होता है, वो आपके पानी पीने की वजह से बाहर नहीं होगा। मतलब पहली मिथ वो तो खत्म हो गई है ना कि पानी पीने से आपका टमी नहीं निकलता, जो हमारे यहाँ पे मिथ्स आम रूटीन में होती है कि ज़्यादा पानी नहीं पीना, खासतौर पर छिले में नहीं पीना। ठीक है। और डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयली डाइट मत लें। हमारे हाँ ये हो जाता है कि फ़ौरन पंजीरी और बहुत ज़्यादा देसी घी, पानी बिल्कुल नहीं, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये लेंगे तो पेट में आपके दर्द होगा, तो बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जी बेबी के भी पेट में दर्द हो रहा है, आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट रखें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, आप प्रोटीन डाइट लें, मीट ले सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, सब कुछ खाएं पिएं, कोई मना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई और एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। तो मेडिकेशंस भी तो साथ साथ चल रही होती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डिलीवरी के बाद आपने अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, पेन किलर्स नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी और सी सेक्शन के बाद भी। डेफिनेटली आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो नीचे वुंड होगा, उसको उसमें भी पेन हो सकती है पेशेंट्स को, और सी सेक्शन की भी पेन होती है, तो पेन किलर्स अपने कंटिन्यू रखें। एंटीबायोटिक्स होती हैं, मल्टीविटामिन्स लेते रहें एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। और कैल्शियम, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो जब तक आप माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है तब तक वो कैल्शियम इंटेक, अपना कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक कंटिन्यू रखें, वो कंटिन्यू रखें। अच्छा, जो लोग जो ख़वातीन या जो मदर्स नहीं पिलाती हैं, या उन्हें होता है कि इन्फेक्शन हो गया है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है या आ नहीं रहा, मदर फीड नहीं आ रहा, तो उसकी क्या वजह है और वो क्या मतलब क्यों नहीं आ रहा होता? अब मदर फीड कराने की भी टेक्निक्स है। इस पे हमने जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पे एक प्रोग्राम किया था जी। बहुत सारी मदर्स को तो फीड कराना है, जो जिनका फर्स्ट बेबी होता है उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं कराना होता, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग नर्सेज होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि एजुकेट करते हैं हाउ टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। तो पहले तो आपको टेक्निक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ब्रेस्ट केयर करनी आनी चाहिए, ब्रेस्ट सोरनेस ना हो, हार्ड हो जाती हैं ब्रेस्ट, मदर्स को पेन होती है, वो ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा देते हैं। उसमें आप हॉट टॉवल लेके उसको मसाज करें, ब्रेस्ट को सॉफ्ट करें, फिर ब्रेस्ट पंप से उसको एम्प्टी करें, कोई पेन किलर ले लें, और ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज मिलते हैं या नॉर्मल आपके घर में जो तकिया है वो बच्चे के नीचे रखें, आप प्रॉपर उसको सही तरीके से फीड कराएं, और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। अच्छा रखें, बड़ा वो डिपेंड करता है वाटर इनटेक, वो अगर पूरा होगा तो आपकी जो फीडिंग है वो भी अच्छी होगी, एक्चुअली अच्छी होगी। और फिर तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने वूंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है
चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का वुंड है या चाहे वो सी C-section सेक्शन का का है। वुंड है। तो नॉर्मल डिलीवरी के वुंड के लिए भी आपने केयर करनी है कि आप उसको क्रीम्स यूज़ करें, हॉट अच्छा। फर्मेंटेशन करें और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। और पर्सनल हाइजीन का भी तो पर्सनल ख्याल हाइजीन, रखना है। बिल्कुल पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। सैनिटरी पैड्स रेगुलरली चेंज करें, रादर अच्छा। देन कि आपने मॉर्निंग से लेके नाइट तक एक ही यूज़ करें और उससे फिर इन्फेक्शन होने का चांस है। स्टिचेस में फिर आपको पेन हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, तो वो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बहुत खड़ा हो ज़्यादा जाएगा। प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बात की है कि किस तरह जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन होती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है आफ्टर बेबीज़ बर्थ, वो सी सेक्शन भी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस पर भी बात करते हैं। महा यूसुफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनने इन कॉन्वर्जेशन लेकर आते हैं। महा, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक हूँ। महा बताइएगा, हम बात करें पोस्टपार्टम पीरियड के हवाले से, जिसे छिले का पीरियड कहा जाता है, उसमें बीबी की भी टेक केयर की जाती है, माँ की भी टेक केयर की जाती है। माँ को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर? देखिए, छिले का पीरियड जो होता है वो बेसिकली मदर के लिए बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि वो उस पीरियड से गुजरी होती हैं, प्रेगनेंसी के पीरियड से, और उसके बाद अगर तो सी सेक्शन हुआ है तो उसमें वोन्स वगैरह भी होते हैं और बॉडी जो होती है वो वीक हुई होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये सजेस्ट करते हैं कि डाइट में हर एक चीज़ अपनी रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो छिले के पीरियड में मदर के लिए होती है वो ये है कि सबसे ज़्यादा वो इंटेक प्रोटीन का रखें, अपनी खुराक में अच्छा प्रोटीन इंटेक रखें, जिसमें लम्हियात आ जाते हैं, जैसे कि गोश्त आ गया, मुर्गी, अंडा वगैरह, ये इस्तेमाल करें अच्छी मिकदार में। अच्छा। इसके अलावा ये कि दूध वगैरह से आपको पता है ये एक मिसकंसेप्शन है। अक्सर मैं गायनी वार्ड में जाती हूँ तो ये मिसकंसेप्शन सुनने को मिलता है कि दूध से वोन्स जो है उनमें रेशा हो जाता है या हाँ, खराब इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रू। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। और साथी जो है वो यूजुअली मना कर रही होती हैं अपनी बहुओं को कि दूध ना इस्तेमाल करें, अंडा ना इस्तेमाल करें, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए हैं, मतलब एडप्ट करनी चाहिए, इनसे परहेज नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अच्छा इंटेक रखें ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें प्रॉपर मिकदार में वो मिलते रहें। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसी है, अपनी डाइट का, अपनी ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमारे घरों में जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ, तो पंजीरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं घर में। वो मदर को बोला जाता है कि आपने ये खानी है, ये आपके लिए बड़ी अच्छी है। तो क्या इस टाइम पीरियड में पंजीरी या इस तरह की जो सॉलिड ग़िज़ा होती है वो खानी चाहिए हमें? देखिए, सी सेक्शन के या डिलीवरी के फ़ौरन बाद जब हम डाइट शुरू करवाते हैं तो बेसिकली उसके थोड़े से प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हम लोग क्लियर लिक्विड डाइट से शुरू करवाते हैं। जैसे ही नॉर्मल डाइट पे, यानी अगर उसका जीआई फंक्शन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, यानी डाइजेशन प्रोसेस उसका नॉर्मल शुरू हो गया, तो हम सॉलिड फूड्स की तरफ ले जाते हैं। अब पंजीरी का जहाँ पर आप इस्तेमाल की बात कर रही हैं, तो पंजीरी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पंजीरी में बेसिकली नट्स वगैरह होती हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। विटामिन सी है इसमें, और बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो कि ये प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस मील है, लेकिन इसके साथ साथ ये कैलोरी डेंस भी है। इसमें यह है कि कम मिकदार में इस्तेमाल करें, जैसे अगर पंजीरी बनी है तो उसका एक छोटा टुकड़ा इस्तेमाल कर लें दूध के साथ, या फिर ऐसे ही स्नैक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो होना। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा मिकदार में नहीं, क्वांटिटी जो है ना उसको देख कर खाना चाहिए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूँगी, डॉक्टर ज़मीना, बेबी ब्लूज़ भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं ना मदर्स को, उससे किस तरह कोप अप किया जा सकता है? इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हम जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो टाइम पोस्टपार्टम पीरियड है उसको 3 उसमें क्लासीफाई करते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज़ आते हैं, अच्छा। फर्स्ट 2 वीक्स में का पीक होता है, उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे पेशेंट जाता है और उसके बाद पोस्टपार्टम साइकोसिस डेवलप हो जाती है। पोस्टपार्टम साइकोसिस तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, उसके लिए तो फ़ौरन आपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से पेशेंट को कंसल्ट करना है। उसमें पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक चले जाते हैं। लेकिन जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ हैं वो 2 वीक्स तक आपके परसिस्ट करते हैं। इसमें इरिटेबिलिटी होती है, लैक ऑफ स्लीप होती है, एक नया बेबी आपके पास आ गया, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, उसका अपना स्लीप पैटर्न है, तो
तो आपने उसमें फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम रूल ऑफ 5 एक्सप्लेन करते हैं कि 5 डेज़ इन द बेड, 5 डेज़ ऑन द बेड, 5 डेज़ अराउंड द बेड, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने इन द बेड रहना है तो बच्चे के साथ आपने टाइम स्पेंड करें, उसी को फीड कराने की प्रैक्टिस करें, अपनी केयर करें। आपके जो केयर टेकर्स हैं वो सब आपको बेड पे सब कुछ ला के दें। आपने कोई बहुत एक्सरसाइजेज या कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ऑन द बेड का मतलब है कि छोटा मोटा बेबी का काम करना शुरू कर दिया, पैम्पर चेंज कर दिया, कुछ कपड़े चेंज कर दिए उसके, हाँ ठीक है। और अराउंड द बेड आप अपनी थोड़ी सी वॉक स्टार्ट कर दें, अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कर ले, कोई कबर्ड सही कर ली, कोई बेबी को बात करा दिया, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 15 डेज आपने अच्छे स्पेंड कर लिए, फिर उसके बाद आप अपनी थोड़ी सी रेगुलर रूटीन वॉक शुरू करें। लेकिन क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं इस शुरू के टाइम पीरियड में नहीं करनी चाहिए एक्सेसिव। आप खवातीन को होता है जी मैं फ़ौरन डिलीवरी के बाद उसी वेट पे चले जाऊँ जैसे मैं पहले प्रेगनेंसी वेट पे, बिल्कुल वो फ़ौरन नहीं होता। बहुत सारी खवातीन 6 kg तक तो वेट रिड्यूस कर लेती हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो बेबी प्लेसेंटा और लाइकर का वेट होता है, उसके बाद जो वेट है वो स्टैटिक होता है, इट टेक्स टाइम। तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं होना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप बैठते हैं उठते हैं तो एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है तो वो यूट्रस अंदर, लोग कहते हैं अंदर एक गोला फिरता हुआ हमें महसूस होता है, तो दैट इज़ बेसिकली द यूट्रस। आप एब्डोमिनल बेल्ट टाई करें ताकि आपका यूट्रस बैकबोन के साथ सपोर्टेड हो, आपको उठने बैठने में तकलीफ ना हो। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, तो वो स्टिचेस पे पेन करते हैं, स्ट्रेचेस आते हैं, तो एब्डोमिनल बेल्ट इज़ वेरी गुड। बूंद से ऊपर रख के आप उसको टाई करें तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा महा, मुझे आप बताइएगा, बिकॉज जब आफ्टर बर्थ बहुत सारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं माओं के, जिसमें हमने बेबी ब्लूज़ की भी बात की है। एक तो इसमें किस तरह की हमें ग़िज़ा लेनी चाहिए, किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे घरों में गर्म और ठंडी तासीर का बहुत ज़्यादा तज़किरा होता है कि ये इसकी तासीर, इस चीज़ की तासीर गर्म है, इस चीज़ की तासीर ठंडी है, ये नहीं खानी, फ़लान चीज़ नहीं खानी है। तो ये क्या मिथ्स हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, ये ठंडी गर्म कज़ा की जो बात है, ये न्यूट्रिशन में हम लोग इसे नहीं मानते हैं। अच्छा, बेसिकली होता है कि हर फूड का एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। उसमें ये होता है कि फूड जितना कैलोरी डेंस होगा उतनी आप उसको, जैसे अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें अगर आप ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो कैलोरी डेंस हो जाएगा। जैसे जैसे वो कैलोरी डेंस होता जाएगा उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। तो बेसिकली ये इफेक्ट होता है। इसमें ये कोई नहीं होता कि चीज़ जो है वो गर्म है, जैसे यूजुअली कहा जाता है अंडा गर्म है, बैंगन वगैरह गर्म है, इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, तो हम लोग इसे बिल्कुल एक मिक्स समझते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल जो आपने किया वो बेबी ब्लूज़ के बारे में। ठीक है जी, मतलब ठंडी और गर्म तासीरों का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मिथ्स ही है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। बस बैलेंस डाइट, जिसने डॉक्टर साहिबा ने भी कहा है और महा ने भी कहा है कि आप बैलेंस डाइट लें। कुछ भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, जो शुगरी इनटेक आपका बढ़ जाएगा, कैलोरीज डेंस चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपका जो कंडीशन है वो ख़राब ही होगी। तो बैलेंस डाइट लें, सब कुछ बैलेंस में रह के खाएँ। डॉक्टर समीना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर समीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और महा यूसुफ ने भी हमें ज्वाइन किया था। महा, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।